दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर गुलदार की। घटना में अभी तक हमने जाना कि मुनि पुजारी गांव की प्रसन्ना, बड़ेद गांव की एक बुजुर्ग महिला जिसकी अधजली बॉडी थी, जिसको बाघ ले गया। रिठूड़ गांव में एक महिला पर हमला कर बाघ ने उसे घायल कर दिया था। 24 फरवरी 1977 की रात में बाघ ने रिठूड़ गांव की ही एक बच्ची पर हमला किया और फिर 1 मार्च 1977 को सैनी गांव की एक महिला को गंभीर रूप से घायल करके भाग गया था। कठूड़ गांव में श्री विजय सिंह जी की बछिया को उसी के गोठ, मेरा मतलब उसकी जो वो क्या कहलाती है, गौशाला से उसको उठा ले गया था और खा गया था। फिर सरकार द्वारा इसे नरभक्षी घोषित तो कर दिया गया था, मगर इसे मारने के लिए कोई सॉलिड जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए थे। इसके बाद बाघ ने नौबाड़ी गांव में अपना अगला शिकार चुना और एक 9 साल के बच्चे प्रीतम सिंह को उठा के ले गया और मार डाला। याद होगा आपको। हालांकि इस बच्चे को वो खा नहीं पाया था क्योंकि गांव वाले आ गए थे। और फिर 11 मार्च 1977 को गुड़खिल गांव की एक बच्ची सुमा को उठा ले गया था। सुमा की तो याद होगी पिछले कहानी की। और उसे पाँव की उंगली से खाना शुरू किया था और नाभि तक खा चुका था, यानी कि एक साइड से खा चुका था। और क्योंकि गांव वाले वहाँ आ गए थे, वो पहुँच गए थे गांव वाले उसे ढूंढते हुए, तो उसे जो है बाकी शरीर को छोड़कर उस बाघ को जो है नरभक्षी को वहाँ से भागना पड़ा था। और उसके पीछे लोग भागे थे लेकिन वो जंगलों में गायब हो गया। अभी तक तो इतने हमले हो ही चुके थे जो नोन थे, इसके अलावा अननोन का भी पता नहीं है। अब हम चलते हैं इन सब के बाद घटी घटनाओं को जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। अच्छा, इन सारी घटनाओं की जो जानकारी थी वो उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही थी, जो बड़े अफसर थे उनको सबको लगातार भेजी जा रही थी। वन्य जंतु प्रतिपालन विभाग के अधिकारी जो हैं इस नरभक्षी गुलदार को मारने के लिए, मार ना सके तो हो सके तो जिंदा पकड़ने के लिए वो अपनी कुछ योजनाएं वगैरह बनाने में लगे हुए थे। वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी, जिनका बार बार जिक्र आ रहा है, उन्होंने रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के जो फॉरेस्ट डिवीज़न थे वहाँ से बाघ को पकड़ने वाले पिंजरे का जो डिज़ाइन होता है वो मंगवाया। डिज़ाइन होता है ना, मैप समझ लीजिए। और इसी डिज़ाइन के आधार पर बुद्धि सिंह जी की देखरेख में लोहे के जो है 3 सेंटीमीटर मोटे जो सरिया होते हैं उनसे करीब 7 फीट लंबा एक पिंजरा बनवाया गया। अच्छा, इस पिंजरे को 2 हिस्सों में बनाया गया था। एक हिस्से में बकरी को बांधने के लिए 2 फीट लंबा एक छोटा हिस्सा था और दूसरे हिस्से में बाघ के लिए 5 फीट लंबा हिस्सा बनाया गया था। 5 और 2 7। इन दोनों हिस्सों के बीच में एक खिड़की सी बनाई गई थी जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी कम रखी गई थी कि बाघ इसमें या तो केवल अपना मुंह ही डाल पाता या अपना पंजा ही डाल पाए। इसको कुछ इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया था। और जो पिंजरे की जो हाइट थी, जो ऊंचाई थी, वो 2 फीट की थी और चौड़ाई जो थी वो 1.5 फीट रखी गई थी। अब इसके पीछे भी कारण था। अब क्या कारण था? अगर बाघ पिंजरे में फंस जाए, मान लीजिए पिंजरे के अंदर फंस गया है, और उसके बाद वो पिंजरे को नेचुरल सी बात है तोड़ने की कोशिश करेगा, और तोड़ने के लिए उसको पूरी तरह से खड़ा होना पड़ेगा जिससे कि वो पूरी ताकत लगा सके। लेकिन ये इतना छोटा किया गया कि बाघ मतलब खड़ा ना हो पाए और ताकत ना लगा पाए। बाघ के लिए बनाए गए इस हिस्से के दरवाजे के ऊपर की ओर सरक कर खुलने वाला एक भारी भरकम फाटक भी लगाया गया था। और पिंजरे के दूसरी तरफ से बकरी के लिए एक दूसरा दरवाज़ा बनाया गया था ताकि बकरी को छोटे हिस्से में बंद करके बाहर से लॉक लगाया जा सके और उस छोटे हिस्से में बकरी फंसी रहे।
पिंजरे के बड़े हिस्से का जो फाटक था उसके ऊपरी सिरे में एक होल सा बनाया गया, जिस होल में एक डोरी बांधकर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया गया था कि वो जो एक हुक था उसके सहारे टिका रह सके। ऐसे करके अंदर हुक है और ऐसे डोरी गई है और उसको बंधा हुआ है, और जरा भी मूवमेंट हो या कोई हरकत हो तो वो हुक खुल जाए और पिंजरा खटाक से बंद हो जाए। इस पिंजरे को गुड़खिल गांव का जो गधेरा था उसके पास ही कहीं पे रख दिया गया था, और पिंजरे की देख रेख के लिए वहाँ पर एक गार्ड भी तैनात कर दिया गया था। एक की सिक्योरिटी वाले की, एक गार्ड की, फॉरेस्ट गार्ड की एक ड्यूटी गई थी। अच्छा, इस गार्ड की ड्यूटी थी कि वो हर शाम वो जाएगा, पिंजरे के जो छोटा हिस्सा है उसमें बकरी को अंदर कर देगा और उसके बाद बाहर से ताला लगा दे, और पिंजरे के का जो बड़े साइड का जो हिस्सा है, जो लेपर्ड के लिए जो हिस्सा बना रखा है, उसका जो लोहे का फाटक है उसको डोरी की मदद से ऊपर की ओर उठा दे। और पिंजरे के अंदर डोरी को कुछ इस तरह से फिक्स किया गया था कि यदि बाघ बकरी को खाने के लिए अंदर आ जाए, पिंजरे के अंदर अगर आ जाए, तो उसे पहले डोरी को तोड़ना या काटना पड़ेगा, और वो जैसे ही डोरी को काटता या तोड़ता या जरा भी हिलाता तो पिंजरे का फाटक पीछे से बंद हो जाता और बाघ उसके अंदर कैद हो जाता। तो डिज़ाइन तो ये बहुत बढ़िया किया था, स्कीम भी अच्छी थी। पिंजरे के आसपास सिर्फ गार्ड को अलाउ था जाना, और रात में पिंजरे के नज़दीक जाने के लिए तो किसी को भी कोई अनुमति नहीं दी गई थी कि कोई भी पिंजरे के पास ना जाए। गार्ड भी जाता था तो बकरी बांधने के बाद वहाँ से चला जाता था, और दूसरे दिन सुबह ही आके देखता था कि भाई ये बाघ इसमें फंसा है कि नहीं फंसा, क्योंकि बहुत आदमखोर बाघ था, वो तो गार्ड पे ही अटैक कर देता, तो कुछ भी कर सकता था ना। इस पिंजरे के अलावा जंगल में उन स्थानों में जहाँ जहाँ पर नरभक्षी की मूवमेंट रहती थी वहाँ पर 5 जिन ट्रैप भी रखवा दिए गए थे। दोस्तों, जिन ट्रैप लोहे के बने हुए मजबूत क्लिप होते हैं जो दांतदार होते हैं, ऐसे जो उनके ऊपर अगर जरा सा दबाव पड़ जाए तो वो फट से ऐसे बंद हो जाते हैं, और जो भी चीज़ उस पर पड़े वो दांतदार शिकंजे में फंस जाती है। इन जिन ट्रैप्स को इस तरह से पत्तियों से ढककर बिल्कुल ऐसे रख दिया गया था कि ये किसी भी नरभक्षी को, ये मतलब बाघ को या किसी को ये बिल्कुल भी दिखाई ना दें। और जैसे ही उस नरभक्षी का पंजा इस ट्रैप पे पड़े तो पंजा जो है, वो जो ट्रैप है उसके दांतों के बीच में वो पंजा जो है ऐसे जकड़ जाए। अब ट्रैक में जब फंस जाएगा तो बाघ भाग नहीं सकता था, और ऐसी पोजीशन में जब भाग नहीं सकता है तो उसे आसानी से जो है शूट किया जा सकता था या पकड़ा भी जा सकता था, दोनों चीज़ें थी। अच्छा, इन जिन ट्रैपों की सिक्योरिटी के लिए भी जो है गार्ड तैनात कर दिए गए थे, और जितने आसपास के गांव वाले थे उन सबको भी इसके बारे में बता दिया गया था कि भाई ऐसे ऐसे जिन ट्रैप लगे हैं, आप उन इलाकों में ना जाएं। इससे क्या होगा कि आप लोगों में से किसी व्यक्ति को कोई उससे फंस ना जाए और फंस कर चोट ना खा ले। तो इस तरह से ये जो है नरभक्षी गुलदार को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया गया था। अब बड़ी उम्मीद में थे साहब कि अब तो हम इस बाघ को पकड़ ही लेंगे, डिपार्टमेंट तैयार था। अच्छा, एक बात थी दोस्तों, देश के जो जितने अखबार हैं उसमें इस आदमखोर गुलदार के संबंध में लगातार समाचार जो है छप रहे थे। इन समाचारों में बिहार के हजारीबाग जिले के एक फेमस शिकारी थे, हादी अस्करी इमाम, तो उनका भी ध्यान गया, उन्होंने भी पढ़ा, और इमाम साहब नरभक्षी का शिकार करने के इरादे से दुगड्डा पहुंच गए। हादी अस्करी इमाम साहब को उनकी जो मित्र मंडली थी वो अजीज इमाम बोलते थे, और वो साइन भी ए इमाम करके ही अपना करते थे, वो ए इमाम लिख देते थे। दुगड्डा पहुंचने के बाद इमाम साहब इस नरभक्षी गुलदार के संबंध में जितनी ज़रूरी या आवश्यक बातें हैं जो जाननी थी उसके लिए
वो सारे आतंकग्रस्त जो एरिया थे, जो इलाके थे, जो गांव थे, उन जगहों का दौरा करने लगे। और इसी दौरान 18 मार्च 1977 को उडियार गांव के एक आदमी मंगल सिंह ने इमाम साहब को बताया कि नौबाड़ी गांव में जिस बच्चे को मारा था, याद है ना आप लोगों को, प्रीतम सिंह को मारा था, तो उसकी बॉडी के मतलब जो बॉडी थी उसके गले पर केवल एक कैनाइन दांत के गहरे तक घुसने के निशान थे। बाकी 3 कैनाइन दांतों की छाप उसके गले में बहुत हल्की सी थी। प्रीतम सिंह की जो चेस्ट थी, जो छाती थी, उस पर भी इसी प्रकार के दांत के निशान थे। एक गहरा गया था, बाकी 3 हल्की सी खुरचन के निशान थे। अब मंगल सिंह की बातें सुनकर इमाम साहब कुछ देर तक तो इस विषय में कुछ सोच विचार करते रहे और फिर फाइनली इस एक नतीजे में पहुंचे कि बॉडी में पाए गए दांतों के निशानों के बारे में अगर मंगल सिंह का कहना सही है तो आदमखोर गुलदार के 3 कैनाइन दांत या तो आधे टूटे हुए हैं या घिसे हुए हैं। एक दांत उसका बिल्कुल सही होगा जो पूरा घुस जा रहा है। इमाम साहब एक बड़े एक्सपीरियंस्ड, एक बड़े अनुभवी शिकारी थे और मंगल सिंह द्वारा दी गई ये सूचना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस सूचना के आधार पर वो अपनी किसी प्लानिंग को कुछ प्लानिंग कर सकते थे, कुछ योजना बना सकते थे, कुछ डिसाइड कर सकते थे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। 20 मार्च 1977 की दोपहर में इमाम साहब को सूचना मिली कि पिछली रात एक बाघ ने दुगड्डा कांडाखाल रोड के नज़दीक में बसे हुए एक गांव कुटल खेत में एक गाय को मार डाला है। अब इमाम साहब तुरंत जो है आनंद फानन अपना कुटल खेत के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर इमाम साहब ने देखा कि गाय की गर्दन में एक कैनाइन दांत का गहराई तक घुसने का निशान था, जबकि 3 कैनाइन दांतों के निशान बहुत माइन्यूट से थे, बड़े हल्के थे। इन निशानों से ये स्पष्ट हो गया था कि वास्तव में इस इलाके में एक ऐसा गुलदार मौजूद है जिसका केवल एक कैनाइन दांत साबुत है और बाकी के 3 दांत टूटे हुए हैं। अच्छा, इस गाय को केवल कंधों की तरफ से खाया गया था। एक्सक्यूज मी। दोस्तों, एक पूरी तरह से विकसित जो बाघ होता है, किसी भी जानवर को मारने के बाद उसको हमेशा पीछे या उसकी चेस्ट की ओर से खाना शुरू करते हैं, जबकि उसके बच्चे बॉडी को कंधे या गर्दन की ओर से खाना शुरू करते हैं। ये सामान्यतः देखा गया है। अब इन तथ्यों को आधार मानकर इमाम साहब इस निर्णय में पहुंचे, इस निष्कर्ष में पहुंचे कि गाय को मारा तो किसी बड़े बाघ नहीं है, इसको जो मारा गया है मारा तो किसी बड़े बाघ नहीं है, लेकिन वो गाय को बिना खाए छोड़ गया है। बाघ के साथ उसके कुछ बच्चे भी हो सकते हैं और उन बच्चों ने ही गाय को कंधों की तरफ से खाया होगा। ये उनका निष्कर्ष था। अब इमाम साहब गाय की बॉडी के आसपास की ज़मीन का जितना एरिया था उसका बड़ा बारीकी से निरीक्षण करने लगे, बहुत गहराई से देखने लगे, अपनी अनुभवी नज़रों से कुछ तलाशने लगे। मतलब कुछ या तलाश रहे थे, यही देख रहे थे कि कोई बाघ या उसके द्वारा, उसके जो बच्चे हैं उनके द्वारा कोई उनके पंजों के निशान कुछ मिल सकें। लेकिन उसके आसपास की सारी ज़मीन जो थी वो पथरीली थी, इसलिए इसमें कोई ऐसा निशान नहीं मिल पा रहा था जिससे ये पता चल सके कि ये बाघ नर है या मादा है और उसके साथ कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है या एक से ज़्यादा हैं। तो ऐसे कोई निशान उनको नहीं मिल पा रहे थे कि वो किसी पर्टिकुलर निष्कर्ष में पहुँचें। दोस्तों, 22 मार्च 1977 की बात है। इमाम साहब कोटद्वार गए और वहाँ श्री
गजेंद्र सिंह जी से, जो वन्य जंतु प्रतिपालक थे, उनको अर्जी देकर आदमखोर के शिकार के लिए 2 परमिटों की उन्होंने डिमांड रखी। इमाम साहब ने एक परमिट तो अपने लिए और दूसरा परमिट अपने एक अमेरिकन शिकारी, एक मित्र इनके, हंटर वायलर के लिए मांगा। इमाम साहब प्रोफेशनल हंटर थे, प्रोफेशनल शिकारी थे, और जो अपने भारत का जो ये पर्यटन विभाग और ये वन्य जंतु विभाग, इन दोनों विभागों के सहयोग से विदेशी शिकारियों को शिकार खिलवाने का काम भी करते थे। इनका ये प्रोफेशन था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे जो ये गढ़वाल दुगड्डा क्षेत्र में जो ये सक्रिय नरभक्षी की गतिविधियों को जो इन्होंने समाचार में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसे अपने प्रतिनिधि जो अमेरिका में था उसे सूचित कर दिया था कि वो नरभक्षी के शिकार की योजना बना रहे हैं। इमाम साहब दुगड्डा का जो नरभक्षी है उसके शिकार की योजना बना रहे हैं। अगर कोई अमेरिकी शिकारी उस आदमखोर शिकार के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो आ सकता है। तो इनका जो अमेरिकी प्रतिनिधि था उसने इस आदमखोर के संबंध में वहाँ एक जो है बुलेटिन को पब्लिश करवा दिया, एक बुलेटिन प्रकाशित करवा दिया, और उसकी जो कॉपियाँ थी वो ऐसे क्लबों में भेज दी जिसके मेंबर शिकार करने में रुचि रखते थे, जिनका इंटरेस्ट था हंटिंग। बुलेटिन में लिखा गया था यदि कोई व्यक्ति मैन ईटर लेपर्ड का शिकार करना चाहता है तो वो तुरंत संपर्क करे। बुलेटिन की कुछ कॉपी इंटरनेशनल सफारी क्लब में भी पहुंची। इस क्लब के एक सदस्य हंटर वायलर ने इस बुलेटिन को पढ़कर इमाम साहब के प्रतिनिधि से संपर्क किया और उसको बोला कि वो इंटरेस्टेड हैं, इस मैनीटर का शिकार करना चाहते हैं, जो ये गढ़वाल क्षेत्र में दुगड्डा में जो है उसको शूट करना चाहते हैं। हंटर वायलर अमेरिका का जो नेचुरल रिसोर्स ऑफ डिपार्टमेंट है उसमें ये एक ग्रेड ऑफिसर थे और शिकार के बहुत शौकीन थे। इन्होंने लाओस और सुमात्रा के जंगलों में भी शेरों का शिकार ये पहले अपनी लाइफ में कर चुके थे। इमाम साहब के प्रतिनिधि ने इनको सूचित कर दिया कि हंटर वायलर नाम के एक अमेरिकन शिकारी इस दुगड्डा का जो आदमखोर है इसका शिकार करना चाहते हैं। तो इमाम साहब ने बोला कि जैसे ही उन्हें ये वन्य जंतु विभाग से अपने और वायलर के लिए नरभक्षी बाघ को मारने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, मतलब वो परमिट, दिनों ये परमिट जारी होता है ना, किसी मैनीटर को शूट करने के लिए परमिट होता है, कुछ दिनों का होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है और कुछ एरिया के लिए होता है। तो वो उसे टेलीग्राम कर देंगे और टेलीग्राम मिलते ही वो वायलर साहब को भारत भेज दे। और ये सारा काम इमाम साहब दुगड्डा आने से पहले कर चुके थे, मतलब उनको पहले से ही वो ये सब काम अपना निपटा चुके थे। चतुर्वेदी साहब ने इमाम साहब की एप्लीकेशन जो है वो आगे की जो कार्रवाई, जो भी उस पर आवश्यक निर्देश या कार्रवाई होनी थी, उसके लिए प्रदेश के जो मुख्य वन जंतु प्रतिपालक थे श्री विजय बहादुर सिंह जी, जो लखनऊ में बैठते थे, उनको भेज दी। दोस्तों एक बात और है, जब इंसान के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो यार वो अकेले नहीं आती हैं, अपने साथ और भी बहुत सारी परेशानियों को जोड़ कर लाती है। मैं खुद उदाहरण हूँ, देख लो, 9 साल से चारपाई में पड़ा हूँ तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से, लेकिन इसके साथ में एडिशनल जो परेशानियाँ मेरी जुड़ी हुई है ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसा ही कुछ गुड़खेल गांव में भी हुआ। 23 मार्च 1977 की सुबह संतराम, कौन संतराम? संतराम वही संतराम, उस मासूम बच्ची सुमा जिसे बाघ ने खा लिया था, उसका पिता उठकर अपनी गाय को खोलने के लिए उसके बाड़े में आया
तो वहाँ का सीन देख करके उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, होश फाख्ता हो गए उसके, जब उसने देखा कि उसकी गाय मरी पड़ी हुई है। और ये वही गाय थी जिसके पास उस रात को संतराम सो रहा था, वही गाय जो गाभन थी, जिसका बच्चा होने वाला था। तो सोचो यार, इस बेचारे के लिए कैसी, एक तो वो बेचारा अब तक सुमा की मौत से भी नहीं उभरा था, और सुमा की मौत के बाद से संतराम ने अपने घर में ही सोना शुरू कर दिया था। हालांकि गाय का अभी तक बच्चा हुआ नहीं था। गाय की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, चारों ओर लंबी लंबी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा मजबूत सा एक बाड़ा बना दिया था। लेकिन बाघ इतना ताकतवर था, उसने इस बाड़े को भी तोड़ दिया, और न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि गाय को भी मार दिया। इस बात की सूचना भी गुड़खिल के ग्राम प्रधान ने आनंद फानंद तुरंत जो है उच्चाधिकारियों को भेज दी। जो ड्यूटी थी वो सब कार्रवाई जो है वो सरकारी कार्रवाई सब चली रही थी। 23 मार्च 1977 की सुबह चतुर्वेदी जी, जो वन्य जंतु प्रतिपालक थे, इमाम साहब को लेकर के गुड़खिल पहुंचे। संतराम ने गाय की बॉडी को अभी तक बाड़े से हटाया नहीं था। उसे ऐसी उम्मीद थी कि शायद कोई सरकारी अफसर, कोई सरकारी अधिकारी आ जाए, गाय की बॉडी का निरीक्षण करे, और हो सकता है उससे कुछ मुआवजा वगैरह मिल जाए। इमाम साहब ने देखा कि गाय की गर्दन पर बाघ के केवल एक कैनाइन दांत का गहरा निशान था। बाकी के 3 जो कैनाइन थे उनके निशान बड़े हल्के थे। इस बार भी जो है गाय को सिर्फ कंधों के पास से खाया गया था। अब ये सब करके दोपहर तक इमाम साहब और चतुर्वेदी जी ये अपना गुड़खिल से वापस जो है दुगड्डा लौट गए थे। इमाम साहब ने अभी तक जितने भी तथ्य आदमखोर के संबंध में जमा किए थे, उन सभी पर विचार करके उन्होंने ये अपना चतुर्वेदी जी के नाम पे एक लंबा सा पत्र लिखा। अब इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा वो मैं पढ़ के आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रिय श्री चतुर्वेदी जी, कल हम लोग, ये वो लिख रहे हैं, ये हम मतलब मेरे को मत जोड़िएगा इमाम साहब, जब हम लोग गुड़खिल गांव में मारी गई गाय को देखने के लिए गए थे तो मैंने इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था कि मृत गाय के गले पर पाए गए निशानों से ये प्रतीत होता है कि बाघ का सिर्फ एक कैनाइन दांत साबुत है, और उस तथ्य के पूर्णतः अनुरूप था जो 9 मार्च को नौवाड़ी गांव में मिली इंसानी लाश की जानकारी से ज्ञात हुआ था। मैंने ये भी संकेत किया था कि गाय को सीमित मात्रा में कंधों के स्थान से खाया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि लाश को बाघ के एक या एक से अधिक बच्चों द्वारा खाया गया है। बाघ यदि वयस्क हो तो बॉडी को या तो सीने पर से खाना शुरू करते हैं या कुछ स्थितियों में टाइगर की तरह पीछे की ओर से खाना शुरू करते हैं। मैं टाइगर बोल रहा हूँ, इन्होंने शेर लिखा हुआ है। शेर की तरह पीछे की ओर से खाना शुरू करते हैं। मैं क्लियर करने के लिए टाइगर बोल रहा हूँ, ताकि बाघ मैं लेपर्ड को बोल रहा हूँ इस कहानी में। ये बात इस समय मुझे बहुत अधिक भ्रम में डाल रही है, क्योंकि गाय को किसी पूर्ण वयस्क द्वारा मारा गया है। बाघ के बच्चे किसी ऐसी पूर्ण रूप से विकसित गाय को मारने में सफल नहीं हो सकते जो कि गाभिन भी हो। 20 मार्च को मैं दुगड्डा से कांडा खाल की ओर जाने वाली सड़क के निकट मारी गई एक अन्य गाय को देखने गया था। वहां भी गाय की बॉडी को कंधों की तरफ से ही खाया गया था। हम ये जानते हैं कि इंसानी बॉडी को टांगों से खाना एक पूर्ण विकसित आदमखोर बाघ का एक सामान्य व्यवहार होता है, यानी कि इंसान को वो पांव की तरफ से खाता है, ये उसका एक सामान्य व्यवहार होता है, लेपर्ड का।
मुनि पुजारी गांव, जहां की 23 जनवरी की रात को एक बच्ची नरभक्षी द्वारा मारी गई थी। एक बच्ची। अच्छा, ये बात प्रसन्ना के संदर्भ में बोल रहे हैं इमाम साहब। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, प्रसन्ना की याद तो होगी आप लोगों को, जो पहला शिकार हुई थी बच्ची छोटी सी, तो उसको याद रहे, कहानी याद रहे, प्रसन्ना से शुरू हुई थी, इसलिए उसको मैं नाम लेके आपको बता दिया। अब उसकी अर्जी में उसकी चिट्ठी पे चलते हैं। उसी के नज़दीक गांव बड़ेत के प्रधान ने मुझे बताया था कि बाघ के 2 बच्चे भी, जो एक बड़े कुत्ते के आकार के थे, कुछ दिन पहले उनके गांव के निकट देखे गए थे। इन सभी बातों पर पर्याप्त विचार करने के बाद मैं महसूस कर रहा हूं कि वास्तविक स्थिति ये है कि, अब यहाँ पर इमाम साहब ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को मैं उसी क्रम में सुना रहा हूँ, जिससे कि जिस किताब से मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूँ, उस किताब का वो बिगड़े ना, मतलब तालमेल ना बिगड़े, राइटर जिन्होंने खान साहब ने जो लिखी है उनकी लेखनी खराब ना हो। तो नंबर 1, आदमखोर एक पूर्ण विकसित बाघ है और ये संभवतः मादा है, जिसका सिर्फ एक कैनाइन दांत सही सलामत है और शेष 3 दांत टूटे हुए हैं। इसी जानवर ने उन दोनों गायों को मारा था जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, परंतु ये इतनी भारी लाशों को गांव से बाहर खींचकर ले जाने में समर्थ नहीं था, अतः अत्यधिक सतर्क होने के कारण इसने लाशों को गांव में नहीं खाया था। वास्तव में गायों को मारने के बाद उनकी लाशों को गांव से बाहर तक खींच के ले जाने में समर्थ ना होने के कारण ये इनको बिना खाए ही छोड़कर चला गया था। मतलब मार तो दिया था, लेकिन लोगों की उसके जैसे खा नहीं पाया, चालाक था, सतर्क था, तो पहले ही चला जाता था, तो बिना खाए छोड़कर चला गया था। दूसरा, बाघ के साथ बच्चे या बच्चों ने वास्तव में जैसा कि ऊपर बताया कि लाशों को किससे से खाया था, वो हम उम्मीद करते हैं कि आदमखोर मादा है, परंतु ये भी पूर्णतः संभव है कि नर बाघ जो अपनी मादा को गवा चुका है, यानी जिसकी मादा नहीं है, ख़त्म हो गई है, वो बड़े बच्चों को साथ में ले लेता है। मेल लेपर्ड मेल टाइगर से इस रूप में भिन्न है कि ये अपने बच्चों को नहीं मारता, और गुलदारों को ऐसे परिवार में देखा जा सकता है जिसमें कि उसके बच्चे भी शामिल होते हैं, लेकिन टाइगर के मामले में ये बहुत कम संभव होता है जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उसके साथ हो, क्योंकि शेर अपने बच्चों को मार देता है ना, ये हम लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन अभी पता चला कि लेपर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। खैर, और तब शेर, शेरनी और बच्चे साथ साथ पाए जाते हैं कुछ मामलों में। यदि कोई बड़ा बाघ पकड़ा या मारा जाता है, तब आप इन तथ्यों पर विचार करते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जानवर वास्तव में आदमखोर है या नहीं, क्योंकि जो मैन ईटर है उसके कैनाइन दांत 1 है, 3 नहीं है, तो उससे पता चल जाएगा कि जो बाघ मारा गया है वही सच्चे में मैन ईटर है या कोई गलती से दूसरा मार दिया है। प्रसंगवश मानव हत्या की प्रत्येक वारदात में आदमखोर लाश को घटना स्थल से काफ़ी दूर ले गया था। मुनि पुजारी की मानव हत्या की वारदात में लाश के अवशेष 1 मील दूर मिले थे, जबकि गुड़खिल की मानव हत्या की वारदात में लाश गांव से आधी मील से कुछ अधिक दूरी पर मिली थी। आदमखोर का यह सामान्य व्यवहार होता है, क्योंकि यह अत्यधिक सतर्क होने के कारण लाश को ठीक उसी गांव में नहीं खाता जिसमें उसने हत्या की है। आपका इमाम। तो ये वो पत्र था जो इमाम साहब ने वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी को लिखा था। इमाम साहब ने इस लेटर की कॉपियाँ, कुछ प्रतिलिपियाँ
गढ़वाल की जो उस टाइम की जो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी श्रीमती ज्योति पांडे, और प्रदेश के मुख्य वंतु जंतु प्रतिपालक लखनऊ श्री विजय बहादुर सिंह जी को भी भेज दी थी। इमाम साहब के इस पत्र से ये बात सिद्ध हो जाती है, प्रूव हो जाती है कि आदमखोर की पहचान बताने वाले ये पहले शिकारी थे जिन्होंने आदमखोर की पहचान बताई थी। इससे पहले तो कुछ कोई था ही नहीं बताने वाला, तो ये पहले शिकारी थे। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची और बहुत रोमांचित है। इसमें जिज्ञासा, करुणा, ममता, गुस्से, प्यार, मतलब जी सारे भाव आते हैं। डर भी लगता है। दुगट्टा क्षेत्र में फैले इस भयानक आतंक का अंत कैसे हुआ, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से विनती करता हूं कि बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों, ये आपका अपना ही चैनल है। आप लोगों का जो अतुलनीय प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए, क्या कहूँ यार, मेरे लिए वो संजीवनी है। दोस्तों, इस संजीवनी को ऐसे ही मुझे सुंघाते रहना, इसे अलग मत करना यार। और जो मित्र चैनल में उत्तरांचल डायरीज़ में पहली बार आए हैं, मैं उन सबका आभार, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथ ही उम्मीद रखता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक उंगली तो लगानी है यार, कर दो। एक उंगली लाइक पे कर दो और 2 शब्द लिख दो, कमेंट कर दो। और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी आप ज़रूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, थोड़ा सा शर्म भी लग रही बोलने में, लेकिन रिक्वेस्ट है, यदि संभव हो तो नीचे थैंक यू वाले ऑप्शन में जाकर ज़रूर उसे टच कर आप जो राशि भी ठीक समझें वो ज़रूर डोनेट करें, जिससे कि मैं नई नई बुक्स, अच्छी अच्छी किताबें लेकर आप लोगों के सामने और भी मज़ेदार कहानी, मतलब मज़ेदार तो नहीं, और भी रोमांचित कहानियों को ला सकूं। तो दोस्तों, अभी तो मैं आज्ञा दीजिए कि शटर डाउन कर दूं, और फिर 1-2 दिन में मिलता हूं आपसे घटना के अगले चरण में। तो तब तक के लिए तो दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।